में स्थित श्री गंगानगर नामक शहर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मैंने 200 वर्ग गज जमीन खरीदी। आज उस जमीन की कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन 2010 में यही 1 लाख रुपए मैंने उस जमीन में इन्वेस्ट ना करके अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होते तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आज उस 1 लाख रुपए की कीमत कितनी होती, 10,000 करोड़ रुपए। लेकिन अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके हम इंडियंस करोड़पति बन सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों है? क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से बिटकॉइन के पीछे की साइंस को समझा जाए, लोग इससे पैसा कैसे कमाते हैं ये समझने के अलावा क्यों ना ये देखा जाए कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया आखिर काम कैसे करती है, यानी कि हाउ क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वर्क्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन कोर्स के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि मनी इक्वल्स टू वैल्यू। अगर मैंने एक गाड़ी खरीदी तो मैं कंपनी वालों को मनी दूंगा। ये मनी मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसके बदले में मुझे एक वैल्यूएबल चीज मिली, यानी कि ये गाड़ी। इसका यूज करके मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी का सफर ज्यादा तेजी से और ज्यादा कंफर्ट के साथ कवर कर सकता हूँ। इन शॉर्ट, हम दुनिया में किसी को भी मनी सिर्फ और सिर्फ तब देते हैं जब बदले में हमें कोई वैल्यू मिले। लेकिन आज से करीबन 8,000 साल पहले मनी जैसा कुछ था ही नहीं। पुराने जमाने में अगर ए पर्सन के पास एक्स्ट्रा 5 बनानास हैं और इस बी पर्सन के पास एक्स्ट्रा 5 एप्पल्स हैं, तो ये ए पर्सन इस बी पर्सन को 5 बनानास दे देगा और उसकी वैल्यू के बदले में ये बी पर्सन इस ए पर्सन को 5 एप्पल्स दे देगा। तो इस केस में मनी की जगह ऑब्जेक्ट्स का लेन देन हुआ। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। लेकिन इस बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। एक बार फिर से सपोज करो कि लेन देन करने के लिए इस ए पर्सन के पास एक बिल्ली है और इस बी पर्सन के पास एक गधा है। अब ये ए पर्सन तो बिल्ली के बदले इस गधे को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि गधे को लगेज कैरी करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन बी पर्सन अपना गधा देके इस बिल्ली का क्या चार्ज डालेगा? तो ऐसे केस में बार्टर सिस्टम फेल हो गया क्योंकि वैल्यू का एक्सचेंज तो हो रहा है लेकिन फेयर एंड इक्वल एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसी चीज को वैल्यूएबल मानने के लिए लोगों को ये विश्वास होना जरूरी था कि वो चीज बेशक वैल्यूएबल है और फ्यूचर में भी लॉन्ग टाइम तक वैल्यूएबल रहेगी। इसलिए बार्टर सिस्टम छोड़ के लोगों ने प्रीशियस मेटल्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया, जैसे गोल्ड और सिल्वर। अब अगर किसी को लगेज कैरी करने के लिए गधा चाहिए तो वो 10 गोल्ड कॉइंस देके गधा ले सकता है और अगर किसी को बिल्ली चाहिए तो वो 2 गोल्ड कॉइंस देके बिल्ली ले सकता है। इन शॉर्ट, जैसे जैसे लोगों ने गोल्ड स्टैंडर्ड में ट्रेड करना शुरू किया वैसे वैसे फेयर ट्रेड होने लगा। लेकिन गोल्ड माइनिंग एंड सर्कुलेशन में भी धांधली होने लगी और उसके अलावा गोल्ड को कैरी करना भी कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट था। इसलिए सरकार ने लोगों को सुझाव दिया कि आप अपना गोल्ड सरकार के पास जमा करा सकते हो और उसके बदले में सरकार आपको एक रिसीट देगी। वो रिसीट पूरे देश में ट्रेड के लिए एक्सेप्टेबल होगी, उसको कैरी करना इजी होगा और धांधली भी नहीं होगी। फर्दर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सरकार को एहसास हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ज्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, लेकिन देश में गोल्ड तो काफी लिमिटेड है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड का दी एंड कर दिया और बोला कि लोगों को सरकार पे ट्रस्ट करना होगा और अब करेंसी मार्केट में गवर्नमेंट के प्रॉमिस के दम पे सर्कुलेट होगी। Now you can start investing in Indian share market with as little as 50 rupees. मेरे और इंडिया में सर्कुलेटेड हर करेंसी नोट के ऊपर RBI गवर्नर के साइन होते हैं और उसके जस्ट ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को XYZ रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इन शॉर्ट, ये करेंसी नोट मुझे RBI गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी और प्रॉमिस पर दिया है और भारत में किसी वैल्यूएबल चीज के बदले अगर मैं इस करेंसी नोट को एज अ मनी ऑफर करूंगा तो सामने वाले बंदे को ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे लोग फिजिकल करेंसी से दूर होते गए और डिजिटल करेंसी को अपनाने लगे, यानी कि पेटीएम या गूगल पे का यूज करके मोबाइल से ही पेमेंट करने लगे। क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली कैसे काम करती है उससे पहले आपका ये समझना जरूरी है कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो क्या होता है। सपोज करो मैं शॉपिंग करने निकला और मुझे इस एक्स पर्सन की शॉप पर ये शूज पसंद आ गए। अब चूंकि ये एक्स पर्सन इन शूज के फॉर्म में मुझे वैल्यू दे रहा है तो मुझे भी इस एक्स पर्सन को वैल्यू के बदले में अपनी जेब से मनी देना पड़ेगा। सपोज कर लो 4,000 रुपए। अब मैं अपने स्मार्टफोन में गूगल पे ओपन करूंगा, इसका QR कोड स्कैन करूंगा, सीक्रेट क्रेडेंशियल्स एंटर करूंगा और फिर फाइनल पेमेंट होने में 1 से 2 सेकंड्स का प्रोसेसिंग गैप आएगा। आप इजीली नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पेमेंट प्रोसेसिंग बाय पार्टनर बैंक लिखा हुआ है, पर सवाल ये उठता है कि इस लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग आखिर है क्या। ध्यान से समझो, जैसे ही मैंने इस एक्स पर्सन को 4,000 रुपए देने की कोशिश की तो प्रोसेसिंग के दौरान ये रिक्वेस्ट मेरे बैंक के पास गई। फर्दर ये बैंक चेक करेगा कि पे करने के लिए मेरे अकाउंट में 4,000 रुपए हैं भी या नहीं। अगर अप्रोप्रिएट बैलेंस हुआ तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और ये बैंक अपने लेजर में नोट कर लेगा
कि मेरे अकाउंट में अब 4,000 रुपए कम हैं और एक्स पर्सन के अकाउंट में अब 4,000 रुपए ज्यादा हैं। ये लेजर और कुछ नहीं, बस बैंक के मेन कंप्यूटर में स्टोर्ड एक शीट है जिसमें बैंक के कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन डेटा यानी कि लेन देन नोट किया जाता है। फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी की दुनिया में यही सबसे बड़ा फर्क है। अगर आपके पास एक करेंसी नोट है तो आप उसे टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, सूंघ सकते हो, सफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेट्रा। लेकिन डिजिटल पेमेंट्स करने पर आपको ये एहसास होता है कि टेक्निकली देखा जाए तो मनी और कुछ नहीं, बस इस लेजर में एक एंट्री है। मैंने जब इस एक्स पर्सन को 4,000 रुपए गूगल पे किए तो मुझे इस लेजर को मेंटेन करने वाली अथॉरिटी पर भरोसा है, यानी कि इस बैंक पर पूरा भरोसा है कि ये बैंक मेरे अकाउंट से 4,000 ही माइनस करेगा, उससे ज्यादा 5,000 या 6,000 माइनस नहीं कर देगा। ऐसे ही इस एक्स पर्सन को भी इस बैंक पर पूरा भरोसा है कि ये बैंक इसके अकाउंट में पूरे के पूरे 4,000 ही प्लस करेगा, उससे कम 3,000 या 2,000 प्लस नहीं कर देगा। लेकिन सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। ताकि ये बैंक्स लोगों के साथ फ्रॉड न कर सकें, इसलिए इन बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए ये एक सेंट्रल बैंक है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई कह लो। और इस आरबीआई को कंट्रोल करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, ओवरऑल देखा जाए तो हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इन सेंट्रल अथॉरिटीज को हमने अपने पैसे का 100% कंट्रोल दे रखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने इन सेंट्रल अथॉरिटीज को इतनी ज्यादा पावर दे रखी है कि इनकी मर्जी पड़ी तो 500 और 1000 के करेंसी नोट्स एक चुटकी में बंद कर दिए, इनकी मर्जी पड़ी तो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करके मार्केट में इन्फ्लेशन कर दिया, इनकी मर्जी पड़ी तो हमारा ही पैसा नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों में लुटा दिया। इनफैक्ट इन सेंट्रल अथॉरिटीज के मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसी सिचुएशन तक आ जाती है कि खुद की मेहनत की कमाई जो आम इंसान पूरा भरोसा करके इन बैंकों में जमा कराता है, वो जरूरत पड़ने पे खुद ही इन बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल पाता। इस सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम से आम जनता को बचाने के लिए 2008 में सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का टाइटल था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सतोशी नाकामोटो ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। ये सतोशी नाकामोटो है कौन, दुनिया में किसी को नहीं पता। ये एक इंडिविजुअल कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स भी हो सकता है। इस पेपर में सतोशी नाकामोटो ने डिटेल में बताया कि आखिर कैसे क्रिप्टो करेंसी का यूज करके हम इन सेंट्रल अथॉरिटीज को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड बना के लोगों को ही उनके खुद के पैसे का डायरेक्ट कंट्रोल दे सकते हैं। जो लोग आज भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बता फिलहाल मार्केट में